सिक्योरिटीज राय के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका के दौरान कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पजीराई दिलाई और भारत का दहशतगर्दाना चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ। ज़राए का कहना है कि अमेरिका की जानिब से फितना अल हिंदुस्तान BLA और मुजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की मौसर काविशों का नतीजा है। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिए जाने से भारत की असल हकीकत दुनिया के सामने आ गई। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितना अल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे, दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए माली इमदाद फराहम की और अपने मुल्क में इलाज की सहूलियात भी दी। भारतीय गोदी मीडिया ने फितना अल हिंदुस्तान की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों को जवाज़ फराहम करने की कोशिश की, जबकि मोदी और अजीत डोवल बलोचिस्तान में इस गिरोह के साथ अपने रवाबित का एतराफ़ भी कर चुके हैं। सिक्योरिटीज राय का कहना है कि कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है और भारत के दहशतगर्दाना अज़ाइम न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया भी पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी को मान गया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने गैर मामूली सिफारती हिकमत अमली से सदर ट्रंप का एतमाद जीत कर सियासी मंजरनामे को हिला कर रख दिया। भारत को बदलती सूरत हाल से धचका लगा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी बार दौरा अमरीका से सब हैरान हो गए। फील्ड मार्शल के दौरा अमरीका ने ताल्लुकात को गैर मतवक्की गर्मजोशी बख्शी। पाकिस्तान की सीनियर फौजी क़यादत ने अमरीकी वफादात को राग़िब करने की मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अमेरिका का BLA और मुजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देना खुशाइंद है। अमेरिका ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया, जो बड़ी कामयाबी है। पाबंदी से भारतीय सहूलतकारी रोकने में मदद मिलेगी। कोशिश है अक़वाम मुत्तहिदा से भी इन तंजीमों पर पाबंदी लगे। भारत इबरतनाक शिकस्त के बाद अभी तक होश में नहीं आया। सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत पर लगाने पर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालबा। हैदराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था कि विफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर न डाले। FBI के टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकामी में सूबों का कसूर नहीं, ये विफाकी हुकूमत और FBI चलाने वालों की नाकामी है। अमेरिका ने आपकी इस पॉइंट को भी इंडोर्स किया है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा कामयाबी है। जहाँ तक मजीद ब्रिगेड या BLA जैसे तंजीमें हैं जो वायलेंस अपना के कभी मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, इन तंजीमों को कि हम यूनाइटेड नेशंस के थ्रू इनको डिक्लेयर किया जाए कि ये दहशतगर्दी की तंजीमें हैं। जब पाकिस्तान और भारत ने हाल ही में ये 5 दिन का जंग लड़ा तो BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुल के मोदी का हमायत का ऐलान किया। हम ट्रंप हुकूमत का शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा टैरिफ्स और सैंक्शंस भारत के ख़िलाफ़ लगाए हैं। यूरोपियन यूनियन भी कह रहे हैं कि वो भारत को सैंक्शंस भारत पे लगाएंगे। और एक सियासी जमात ऐसा था जो कहता था कि न्यूट्रल होना तो जानवर का काम है। अब आप उनसे पूछे कि न्यूट्रल उनको पसंद था या नहीं। रेगुलरली आपको हर 5 साल बाद नया NFC देना चाहिए। जो आप नया NFC अवार्ड देते उसमें आप सूबाई हुकूमतों के शेयर्स में कमी नहीं लेकर आ सकते। तमाम सूबों को 18वीं तरमीम के तहत जो उनके मजीद जिम्मेदारियां हैं तो मजीद वसाइल उनको दिलवाना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान से खबर दें आपको, जहां दरियाए हुंजा फिर बिफर गया है। गिलगित और गुजाल के मुकाम पर सैलाबी रैलों से तबाही। वाटर चैनल पर काम करने वाले 70 के करीब मजदूर बाल बाल बच गए। पहाड़ी पत्थर गिरने से शाहराह कुराक्रम पर कई मुसाफिर फंस गए। तो गियानी के बायस शाहराह पर हर किस्म के ट्रैफिक के लिए उसे बंद कर दिया गया और कई सौ कैनाल अराजी और इमलाक को नुकसान पहुंचा। शिगर में ज़रई अराजी और दरख्त सैलाबी रैली के नज़र हो गए। जफरवाल में नाला डेक का हुंजरी के मुकाम पर पुल बैठ गया, ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, फसलें ज़रियाब, कई मकामात पर बंद टूट गए। पानी की सतह 18 फीट से बुलंद हो गई। सेनेट इजलास जारी है, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। 2 बिलियन अगर अब इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करें तो ये नंबर जो है तकरीबन 700-800 बिलियन रुपए बन जाता है। एंड दैट्स हाउ इट गेट्स क्यूमुलेटेड। तो इसलिए जो मेन चीज़ जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, और हमने बार बार ये बात की है कि द प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू लीड दिस कंट्री। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में सिर्फ लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं
जो प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी हैं उनकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दी जाए तो वो उससे भी ज़्यादा मुनाफा उससे जो है वो हासिल किया जा सकता है। तो इसके 2-3 सिचुएशंस हैं कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं चेयरमैन साहब। पहली बात तो ये है कि 24 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हमने टेकिंग इट थ्रू द कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन एज वेल, वो हमने प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हवाले कर दी है। तो उसमें से 8 एंटिटीज़ हैं जो ड्यूरिंग दिस फिस्कल ईयर शुड गो थ्रू द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस, ताकि हम उसको प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दें। दूसरा जो करंट गवर्नेंस प्रोसेस है सो 24 हैं और उसमें से फिर बाकी भी जो एंटिटीज़ हैं हम इंशाल्लाह इसी तरह उसको आगे लेते जाएंगे, क्योंकि देखिए ये सिर्फ ये सिलसिला नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना है। ये सिंध की गवर्नमेंट ने बहुत एक अच्छा एक फॉर्मूला बनाया है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दैट्स अनदर वे ऑफ गोइंग इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड ब्रिंगिंग द प्राइवेट सेक्टर इन। तो वो भी हम उसको भी हम वैल्यू में जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं ऑन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, दैट्स क्लोज टू अबाउट 342 बिलियन। अगर अब इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करें तो ये नंबर जो है तकरीबन 700-800 बिलियन रुपए बन जाता है, एंड दैट्स हाउ इट गेट्स क्यूमुलेटेड। तो इसलिए जो मेन चीज़ जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, और हमने बार बार ये बात की है कि द प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू लीड दिस कंट्री। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में सिर्फ लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, उनकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दी जाए तो वो उससे भी ज़्यादा मुनाफा उससे जो है वो हासिल किया जा सकता है। तो इसके 2-3 सिचुएशंस हैं कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं चेयरमैन साहब। पहली बात तो ये है कि 24 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हमने टेकिंग इट थ्रू द कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन एज वेल, वो हमने प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हवाले कर दी है। तो उसमें से 8 एंटिटीज़ हैं जो ड्यूरिंग दिस फिस्कल ईयर शुड गो थ्रू द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस, ताकि हम उसको प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दें। दूसरा जो करंट गवर्नेंस प्रोसेस है सो 24 हैं और उसमें से फिर बाकी भी जो एंटिटीज़ हैं हम इंशाल्लाह इसी तरह उसको आगे लेते जाएंगे, क्योंकि देखिए ये सिर्फ ये सिलसिला नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना है। ये सिंध की गवर्नमेंट ने बहुत एक अच्छा एक फॉर्मूला बनाया है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दैट्स अनदर वे ऑफ गोइंग इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड ब्रिंगिंग द प्राइवेट सेक्टर इन। तो वो भी हम उसको भी हम एवेल्युएट कर रहे हैं कि हाउ वी टेक इट फॉरवर्ड। अब जो सेंटर साहबा ने इधर बात की है, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन इन टर्म्स ऑफ द गवर्नेंस प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ द SOEs, क्योंकि अंडर द SOE एक्ट अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, उसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट के नॉमिनीज़ होंगे, लेकिन जो इंडिपेंडेंट प्राइवेट सेक्टर के जो नॉमिनीज़ हैं वो मेजॉरिटी में होंगे, एंड द चेयरपर्सन और द चेयरमैन विल बी फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज़ फाइन, बिकॉज उसका मकसद ही ये है कि अभी यहाँ लगारी साहब भी यहाँ मौजूद थे, हमने काफ़ी जो डिस्कोज हैं उनको हमने इसी तर्ज पे हम इसको आगे लेके गए हैं, और उसका फ़ायदा भी हो रहा है कि रिकवरीज बेहतर हुई हैं और जो लाइन लॉसेज हैं वो कम हुई हैं, और उसमें से 3 जो डिस्कोज हैं दे आर गोइंग इनटू द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस एज वेल। बट हैविंग सेड दैट द गवर्नमेंट नॉमिनीज हैव टू प्ले देयर रोल। ये नहीं हो सकता कि वो बोर्ड फीस इकट्ठी कर लें और बगैर पेपर पढ़े वहाँ पहुँच जाएं और छाप पे छाप लगाते जाएं। देयरफॉर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो एक रूल है कि आप पेपर्स पढ़ के जाएं, जिन सब कमेटीज़ में हैं उन सब कमेटीज़ में अपनी वॉइस शो करें, और जो मेन बोर्ड्स हैं वह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करें, and make sure that the government of Pakistan's voice is absolutely heard, ताकि ये जो 1-2 जो इंस्टेंसेस आए हैं जहाँ इस किस्म की जो उसको अभी इवेल्युएट किया जा रहा है और हम इंशाल्लाह करेंगे भी, ताकि इस किस्म की डिस्क्रिपेंसीज जो हैं, इस किस्म की जो वेवर्डनेस जो नज़र आई है, और वो इन एनी केस वो मुतल्लिका कमेटी को
وہ جائے گی اور وہیں سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو دیکھا جائے. لیکن ہم نے یہاں بات کرنی ہے آن اے اسٹرکچرل بیسس, اور اسٹرکچرل بیسس یہ ہے کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے نامینیز ہیں they must play their due role on these boards as we go forward under the SOE Act. تو دیکھیں ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو لاسز ہیں یہ دیکھیں, اگر آپ اس کو تھوڑا سا چیئرمین صاحب اگر اس پہ ہم فوکس کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً اگر 1 ٹریلین جو لاس ہم کر رہے ہیں ایس او ایز میں, جو لیکیج ہے, اسی ٹریلین کو ہم کہاں اور جگہ پہ سوشل سیکٹرز میں, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, سوشل پروٹیکشن میں ہم کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اسی لیے جو اس وقت جو ہمارا رائٹ سائزنگ کمیٹی ہے, I chair both the cabinet committee on SOEs but also the cabinet committee on right sizing. تو اس میں ہم سب کی یہ ہے کہ ہم اس کو گورنمنٹ کا جو 43 فیڈرل منسٹریز ہیں, 400 اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں, ہم ان کو کیسے رائٹ سائز کریں, ان کو کیسے ہم ایفیشینٹ بنائیں, اور یہ جو لاس ہے اس کو کم سے کم ہم لے کر جائیں. اور انشاءاللہ آپ اس میں بتدریج امپرومنٹ دیکھیں گے آن دا بیسس آف دا اسٹیپس دیٹ وی آر ٹیکنگ. بٹ دا گورننس پارٹ جو ابھی سینٹر صاحبہ نے بات کی ہے از گوئنگ ٹو پلے اے ویری ویری امپورٹنٹ رول ایز وی گو فارورڈ. بہت شکریہ جی ایک گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن کے ایک جماعت نے یہاں پہ واک آؤٹ بھی کیا تھا میری گورنمنٹ سے. وہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی ایسے لوگ ان کے پاس بھیج دے یا ایسے وہ کوئی کمیٹی بنا دے تاکہ آئندہ کے لیے میری اپوزیشن سے کہ جو جماعت واک آؤٹ کر گئی ان سے بھی گزارش ہوگی کہ ایوان کے معاملات یقیناً ایوان میں حل ہونے چاہیے. اور اس میں پولیٹیکل جی اس سے پہلے کہ میں دوسرا یہ کامران مرتضیٰ صاحب کی لائٹ کافی ٹائم سے, جی کامران مرتضیٰ اس کے بعد انشاءاللہ.